और इसमें जम्मू कश्मीर की हम करने जा रहे हैं बात, जहां पर आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन अब जारी है। कुपवाड़ा से लेकर पुंछ और राजौरी से लेकर रियासी तक सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। जम्मू कश्मीर के जंगलों में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस उन पाकिस्तानी आतंकवादियों की तलाश कर रही है जो पाकिस्तानी सेना की मदद से घुसपैठ कर घाटी में दाखिल हुए हैं। कल सेना ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक आतंकवादी को मार गिराया, जबकि 2 से 3 आतंकवादी घने जंगलों में जा छिपे। उनकी तलाश तेज कर दी गई है, लेकिन इस बीच ढेर किए गए आतंकवादी के पास जो हथियार मिले उससे साफ हो गया कि आतंकवादियों के मददगार चीन और पाकिस्तान हैं। आतंकवादी के पास टाइप 56 व एक असॉल्ट राइफल मिली है जो कि चीन में बनती है और पाकिस्तानी सेना इसका इस्तेमाल करती है। यानी साफ है कि हथियार आतंकवादियों को पाकिस्तानी सेना से मिले हैं या चीन ने हथियार मुहैया कराए। हालांकि अब सवाल है कि आतंक का इलाज आखिर क्या है और कैसे घाटी से इस आतंकवाद का सफाया होगा। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। आतंक के अंत का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर के जंगलों में आतंक की कब्र खोदने का प्लान तैयार हो गया है। घातक कमांडो, सेना के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन शुरू हुआ। जवानों ने जंगलों को घेर लिया, जहां सरहद पार से घुसपैठ कर आए आतंकी बिल में छिपे हैं। उन्हें जहन्नुम में पहुंचाने के लिए सेना ने सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। आज भी जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों में सेना की तरफ से कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुपवाड़ा के इस इलाके में हम इस समय मौजूद है। आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखाना चाहूंगा कि किस तरह ये आतंकी इन्हीं घने जंगलों का सहारा लेकर फरार होते हैं और सेना के जवानों पर घात लगाकर हमला किया जाता है और बाद में इन्हीं जंगलों के सहारे ये आतंकी जो है छुपने में कामयाब होते हैं। कुपवाड़ा से लेकर पुंछ तक, राजौरी से लेकर रियासी तक, डोडा से लेकर कुलगाम तक सेना आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है। जंगलों का चप्पा चप्पा तलाशा जा रहा है और इस बीच कुपवाड़ा में मारे गए आतंकी के पास से जो कुछ मिला उससे चीनी साजिश भी सामने आई है। कुपवाड़ा में मारे गए आतंकी के पास से चीनी हथियार मिले हैं। आतंकवादी के पास से चीनी टाइप 56-1 असॉल्ट राइफल बरामद की गई। स्टील के बुलेट्स और पाकिस्तानी बैट का खंजर भी मिला है। आतंकी के पास से मिले इन चीनी हथियारों और सामान से साफ है कि पाकिस्तानी आतंकियों को हथियार चीन मुहैया करा रहा है। पाकिस्तानी सेना आतंकियों की घुसपैठ में मदद कर रही है। अब साफ तौर पर यह दिख रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान और चीन की आर्मी इन आतंकियों को मदद करती है कि किस तरह से आप जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों से घुसपैठ कर सकते हैं। जब भी इन आतंकियों को ढेर किया जाता है तो इन आतंकियों से आधुनिक हथियार बरामद होते हैं जो कि पाकिस्तान आर्मी यूज करती है। वही हथियार जो है चाइनीज मेड इन आतंकियों के कब्जे से रिकवर होते हैं। आतंक पर चीन और पाकिस्तान बेनकाब हो चुके हैं और अब आतंक के खिलाफ फाइनल एक्शन की तैयारी है। एक एक आतंकी को ढेर करने की रणनीति बन चुकी है, लेकिन इस बीच घाटी में आतंकी हमलों को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। केंद्र सरकार के जो दावे थे, ये 370 हटने के बाद आतंक की घटना समाप्त हो जाएगी, नोटबंदी के बाद आतंकी और नक्सली समस्या समाप्त हो जाएगी, ये जो दावा कर रहे थे वो गलत साबित हुआ। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर एक और सियासत तो दूसरी ओर एक्शन जारी है, लेकिन सवाल है कि आतंकिस्तान का तमगा पा चुके पाकिस्तान का इलाज क्या है। भारत कब तक पाकिस्तान प्रायोजित आतंक का दंश यूं ही झेलता रहेगा? हमारे वीर जवान कब तक ऐसे आतंकी हमलों में शहादत देते रहेंगे? क्या अब वक्त आ गया है कि जो भाषा पाकिस्तान को समझ में आती है उसी जबान में उसे जवाब दिया जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देखा आपने किस तरीके से और क्या तकनीक और किस तरीके का गठजोड़ जम्मू की इस रीजन में दिखाई पड़ रहा है, जहां अचानक आतंकवाद का उभार देखने को मिला है। देश का सवाल में कई सारे सवाल हैं जो हम आपके सामने रखना चाहेंगे और चर्चा के दौरान आप खुद इन सवालों का जवाब अगर पा रहे होंगे तो शायद आप समझ रहे होंगे कि क्या वहां चल रहा है। पहला सवाल देश का सवाल में, आतंकियों के पास चीनी राइफल आखिर कहां से आ गई? ये चीनी हथियार आखिर आतंकवादियों के पास से कहां आ गए? क्योंकि ये चीनी हथियार
बंद तो चीन में रहे हैं, लेकिन जा पाकिस्तानी सेना के पास रहे हैं, फिर ये आतंकवादियों के पास कैसे आ रहे हैं? दूसरा सवाल, आतंकवादियों के भेष में पाकिस्तानी सेना की क्या ये घुसपैठ है? क्या ये आतंकवादी नहीं, आतंकवादियों की वेशभूषा में पाकिस्तान के रेगुलर्स हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। और क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त आ गया है? आतंक के गढ़ में घुसकर प्रहार अब नहीं तो कब, ये चौथा सवाल है हमारा। क्या पहला सवाल ये इससे पहले का कि क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त तो नहीं आ गया, और दूसरा, आतंक के गढ़ में घुसकर क्या अब प्रहार करने का वक्त तो नहीं आ गया है? मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, अजय जांडियाल, मेरे साथ खास मेहमान भी इस वक्त जुड़े हैं। लेकिन पहले अजय, हम आपका रुख कर लेते हैं। जो कुछ भी अजय इस वक्त जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल के इस तरफ और पीर पंजाल के उस तरफ, यानी दोनों तरफ जो इस वक्त हालात हैं, क्या ये हालात टेररिस्ट एक्टिविटी की तरफ इशारा करते हैं, या फिर ये हालात परेशान घबराए हमारे पड़ोसियों के उन कोशिशों की तरफ इशारा करते हैं जो भारत को किसी तरीके से इस रीजन में एक बार फिर से उलझाना चाहते हैं, और साथ ही इंटरनेशनली ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये रीजन तो वोलेटाइल है, इस रीजन में तनाव है? अजय, देखिए राजीव, एक चीज को हमें समझना होगा कि जम्मू कश्मीर में लगभग 3 दशक से ज्यादा समय से पाकिस्तान की तरफ से हर वो कोशिश की गई है, और या फिर ये कहेंगे कि 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान ने एक बार नहीं कई बार युद्ध के जरिए, लड़ाई के जरिए, युद्ध विराम का उल्लंघन करके और आतंकवाद के जरिए कई बार यहाँ पर अपना काबिज होने की कोशिश की। नहीं हो पाया, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि पाकिस्तान जो चाहता है वो हो नहीं सकता। दूसरी चीज, जब आतंकवाद के जरिए पाकिस्तान ने लगभग 35 साल पहले कोशिश की और पहले कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर, हिंदुओं को वहां से उन पर हमला करवाया कवाली का नाम देके, और वो पाकिस्तानी सेना के जरिए, वैसे ही प्रयास पाकिस्तान की तरफ से आज भी किए जा रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी कहता है कि कश्मीरी पंडितों के साथ उस वक्त जो हुआ वो पाकिस्तान द्वारा किया गया था, और उसे कश्मीरी पंडित समाज जो है उसे आज तक झेल रहा है। वही प्रयास अब ये कहा जा सकता है कि जो आतंकी गतिविधियों के साथ साथ अब पाकिस्तानी अपने एसएसजी कमांडोज को भेज रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर हो या अंदर हो, जो हमले हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना का काम है। इसमें आतंकी इतना दम नहीं रखते, और इसीलिए आप देखें तो लगातार पुंछ हो, राजौरी हो, रियासी हो, कठुआ हो, डोडा हो, वहां तमाम जगह पर आतंकी हमलों को जब अंजाम दिया गया तो उसमें पाकिस्तानी सेना अगर साथ ना हो, आतंकी ये कर नहीं पाते। दूसरी चीज, चीन अगर इनका साथ ना दे तो इस तरह के हथियार, इस तरह के गैजेट्स, इस तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम इनके पास नहीं आ पाता, जिसे आज ट्रेस करने में सुरक्षा बलों को दिक्कतें आ रही हैं। तो ये चीज हमें समझनी होगी कि ये पूरी तरह से एक देश के द्वारा प्रायोजित जो आतंकवाद है उसको चलाया जा रहा है, और उसमें अब पाकिस्तानी सेना खुले तौर पर शामिल हुई है। दुनिया को ये जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है। भारत पहले भी कई सबूत दे चुका है, और आने वाले समय में ये सबूत और देने के बजाय अब भारत अपने तरीके से कार्रवाई करेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये आतंकी हमले और खासतौर पे पाकिस्तानी सेना जो है वहां पर हमले कर रही है, वो हमलों का जवाब अब यूएन में नहीं, मुझे लगता है कि उनको उस तरीके से देना होगा जैसे पहले दिया जा चुका है, और उसी के लिए अब जो है कार्रवाइयां भी तेज हुई हैं। दूसरी चीज, ये खाली आतंकवाद हम कहें और चिंता का विषय कहें, सरकार हो या सेना, वो कोई चिंता नहीं करती आतंकवाद, क्योंकि बड़े लंबे समय से देखा है, इससे बहुत बुरा भी देखा है। क्योंकि उस वक्त जो है जब सेनाओं के पास इतने आधुनिक हथियार नहीं हुआ करते थे, कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं हुआ करते थे, तब भी सेना ने उन आतंकवादियों को यहाँ से मार भगाया था, उनका खात्मा किया था। आज भी उस चीज को लेकर कार्रवाई तेज हुई है। जो कंसर्न रहता है वो कंसर्न सिर्फ और सिर्फ इस चीज का है कि जो लोग इस इलाके में रहते हैं, जम्मू कश्मीर में रहते हैं, क्योंकि आतंकियों से चलाई गई गोली में सिविलियंस मरते हैं, फौजी मरते हैं, कोई और मरता है, उसका कोई फर्क उनको नहीं पड़ता। मगर सेना को इस चीज को सुनिश्चित करना है कि उनकी गोली जब चले तो कोई सिविलियन उसमें ना मारा जाए। सेना को ये सुनिश्चित करना है कि अगर कहीं आतंकी सिविलियंस को निशाना बनाते हैं तो उनको बचाना भी है और उन आतंकियों का सफाया भी करना है। समय जो लग रहा है इस चीज को लेकर है, और इसका जल्द जो है हल ये कहा जा सकता है कि इन आतंकियों का सफाया करके सुरक्षा बल निकालेंगे। मगर उसके साथ साथ कहीं ना कहीं, जैसे प्रधानमंत्री ने कल कारगिल में 2 दिन पहले बोला था कि आतंक को
पूरे तरीके से कुचला जाएगा। मगर आतंक को कुचलने की बात जब हुई है तो मुझे लगता है कि आतंकवाद जहां से प्रयोजित होता है, जिस पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से, संदेश उनको भी ये समझ आ गया होगा कि पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहते हैं प्रधानमंत्री। अच्छा, बहुत शुक्रिया इस विस्तार के साथ जानकारी देने के लिए कि आखिर वहां पर किस तरीके के समीकरण सामने आ रहे हैं और स्थिति वहां पर क्या है। बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े। मेरे साथ अब खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं जिनका मैं रुख करना चाहूंगा। आर.एस. पठानिया साहब, नेता बीजेपी, मेरे साथ बहुत जल्दी जुड़ने वाले हैं। वरुण पुरोहित जी, नेता कांग्रेस, मेरे साथ इस वक्त जुड़ने वाले हैं। शेषपाल वैद साहब, एसपी वैद साहब, फॉर्मर डीजीपी जम्मू कश्मीर, बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर बहुत स्वागत है सर आपका भी। उत्पल कौल, कश्मीरी एक्टिविस्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आशिक मीर भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का जो मेरे साथ इस जानकारी के साथ जुड़े। आर.एस. पठानिया साहब, सबसे पहले मैं आपका ही रुख कर लेता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा के वहाँ पर उनके लीडरशिप में वहाँ पर किस तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करती दिख रही है, वो ज़मीन पर हम देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं वो एक बात का इशारा तो दे रही हैं कि जो स्थिति वहाँ पर दिख रही थी उस स्थिति को बदलने की और तनाव भरी पिक्चर पूरे विश्व में प्रोजेक्ट करने की कोशिशें की जा रही हैं। ये शायद पहली बार ऐसा है जब सबूत मिल रहे हैं चीन के भी इन्वॉल्वमेंट के। घाटी से समूल नाश का प्लान क्या हो सकता है, क्या होगा, क्या किया जा रहा है? आर.एस. पठानिया साहब। नमस्कार, आदाब सबको, मेरे जो को पैनलिस्ट हैं उनको भी, और आपके शो के जो डायरेक्ट श्रोता दर्शक हैं उन सबको मेरी ओर से प्रणाम, नमस्कार, अभिवादन। जम्मू कश्मीर की स्थिति को दो परिप्रेक्ष्य में अगर डाल के देखें, पिछले 10 वर्ष में भारत अपने आप में एक विश्व शक्ति बन के उभरा है। चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात करें, चाहे वो ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें, चाहे वो डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें, चाहे खेलकूद की बात करें, सौर ऊर्जा की बात करें, या न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, या किसी भी विषय पे बात करें, और भारत का कद, भारत की स्थिति जिसे कहते हैं, पूरी दुनिया में उभर के आई है। दूसरा, जो ये आतंकवाद जम्मू कश्मीर को विशेषकर दीमक की तरह खा रहा था, सरकार ने एक सुदृढ़ सशक्त फैसला लिया, नो बल्कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म। टेररिज्म, आतंकवाद किसी भी शक्ल में, किसी भी शोभा में, किसी भी शेड में जैसे कहते हैं, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो एक वक्त था कि एक परमिसिबल टेररिज्म और इम्परमिसिबल टेररिज्म की भाषा और परिभाषा हुआ करती थी। अफजल गुरु एक्सिक्यूट हुए तो उन पे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी ने ही उनकी एक्सिक्यूशन पे, उनकी जो फांसी वाली सजा उस पर कई सवाल उठाए, चलता रहा। यासीन मलिक, कई कत्ल, ये कई जिसे कहते हैं एक संगीन जुर्म किए, उसके बावजूद भी कभी ट्रैक 2 डिप्लोमेसी का पार्ट, ट्रैक 1 की पार्ट, कभी देश के बड़े बड़े नेताओं के साथ, मंत्रियों, बल्कि प्रधानमंत्रियों के साथ भी जाके मिलते थे। आज सरकार की रीति और नीति साफ और स्पष्ट है। तो नेचुरली एक तरफ हमारा कद बढ़ा, दूसरी तरफ आतंकवाद को हमने पूरा ताल ठोक के आतंकवाद को जड़ से जब उन्मूलन करने की बात की जम्मू कश्मीर, तो नेचुरली तकलीफ तो होगी, बॉर्डर पार भी होगी और आस पड़ोस में भी होगी। तो इस तकलीफ के चलते सबसे पहले आपके चैनल में सबको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के विरुद्ध सिक्योरिटी फोर्सेज को, यहाँ के एलजी प्रशासन को, यहाँ की आर्मी को और यहाँ के पूरे जिसे कहते हैं सिक्योरिटी के पेरिफेरल को बहुत बड़ी कामयाबियां मिली हैं और आतंकवाद में एक गिरावट भी देखने को मिली है जम्मू कश्मीर में। ये जो लक्षित हत्याओं के बाद अब एक नया अब ये मॉड्यूल जो किसी तरीके से ये लोग सीख करके आगे डीजीपी साहब कह रहे हैं, स्वयं साहब की शायद ये किसी एक शांतिपूर्वक जो एरिया है पंजाब, हिमाचल, हरियाणा के, वहां से सीख करके यहाँ पे आए हैं। फिर थोड़ा इनका नेटवर्क इस तरीके का है कि अभी हमारे उस दायरे में फंस नहीं रहे। ये बात आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये ढूंढे जाएंगे और अपने सरे अंजाम तक पहुंचाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों की जान और माल, उनकी रक्षा और सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता भी है और सरकार का परमो धर्म भी है। ये एक और बात साफ और स्पष्ट कि वो राजनीतिक वो पॉलिटिकल एलिमेंट और इन सब के साथ साथ वो ऐसे जिसे कहते हैं तत्व जो एक कहीं न कहीं इस
आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में नकारात्मक अपना रोल प्ले कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके रोल के साथ मेरी बात बुरा मत सुनाए, उन आतंकवाद के समर्थकों को, प्रचारकों को, प्रसारकों को जिसे कहते हैं मदद मिलती है। कम से कम आप कंस्ट्रक्टिव रहे पूरे देश को, पूरे देश के जिसे कहते हैं सभ्य समाज को, देश के सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, देश के सभी जिसे कहते हैं प्लेयर्स को। मैं फिर बोलूं, भारत आतंकवाद के विरुद्ध एक निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है और ये निर्णायक लड़ाई अपने अंतिम, आखिरी और बहुत ही संवेदनशील मोड में है। ठीक तो है, इस ठीक है, संवेदनशील ठीक है, मोड में हम ठीक सभी है, ठीक है, ठीक है। समर्थन आरएस पठानिया करें। साहब, आरएस पठानिया साहब, ठीक है, मैं वरुण जी का इस वक्त रुख कर लेता हूं। कांग्रेस के नेता मेरे साथ जुड़े हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। वरुण जी, जैसा यहाँ पर अभी आरएस पठानिया साहब कह रहे हैं, क्या यही बात आपको भी लगती है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें निर्णायक मोड़ पर है, ये अपने अंतिम दौर पर है और लिहाजा इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं? देखिए, आपने अभी अपने इंट्रो में कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। क्या सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत नहीं, स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक की जरूरत है, जैसे इंदिरा गांधी जी ने करी थी। वैसे कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता है। जो आपने चाइना का रोल बताया, मैं उस पर स्ट्रेस देना चाहूंगा। चाइना से किसी भी प्रकार का संबंध हमको, खासतौर से इकोनॉमिक संबंध, तुरंत प्रभाव से बंद करने चाहिए। बढ़ता जा रहा है इकोनॉमिक जो उसका एरिया है इंडिया के अंदर, तो आप जब तक उसको नहीं रोकोगे, तो चाइना जब तक ठीक नहीं हुआ, पाकिस्तान कैसे ठीक होगा? पाकिस्तान को इकोनॉमिकली, आर्मी से, सब तरह से तो सपोर्ट चाइना का मिल रहा है। तो आप जब तक चाइना को नहीं रोकोगे, भाई पाकिस्तान तो पिद्दी न पिद्दी का शोरबा है, कभी भी हमारे फौजें रगड़ देंगी। लेकिन जब तक आप चाइना को कंट्रोल नहीं करोगे, वो बदमाशी करता चला जाएगा। तो चाइना कंट्रोल कैसे होगा? इंडिया के चाइना के जो इकोनॉमिक टाइज हो रहे हैं, उसको आपको रोकना पड़ेगा। किस प्रकार से, आप देखो कितना व्यापारिक घाटा, इम्बैलेंस चाइना से बढ़ता ही जा रहा है। तो इसको आप नहीं रोकोगे तो बड़ी दिक्कत आएगी। अब इसको आप अगर कोई भी एक्शन लोगे, तो सुरक्षा परिषद में भी चाइना परमानेंट मेंबर है, वहां पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। तो आपको किसी भी हाल में चाइना के खिलाफ कार्रवाई करनी है और वो इकोनॉमिक कार्रवाई सबसे पहले करनी है। दूसरा, जो कश्मीर की स्थिति है, पिछले 50 दिन में 14 आतंकवादी घटनाएं हो गई हैं, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही है। सरकार की, मैं किसी भी सरकार की क्रिटिसिज्म, ये तो क्या 10 साल को पूछते रहते हैं भाई मोदी सरकार ने ये क्या क्या क्या, अटल जी की सरकार बेकार थी, क्या तो पिछले प्रधानमंत्री, ये सब मैं नहीं कह सकता। पूरे सब जो भी प्रधानमंत्री है, जो भी सरकार है, पूरे प्रयास करते हैं भारत की संप्रभुता को, उसकी रक्षा करने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं किसी का क्रिटिसिज्म नहीं, इसमें भी ऑनगोइंग पार्लियामेंट है, इसमें डिस्कशन होना चाहिए। डिस्कशन होके, सर्वदलीय बैठक होकर के कोई ऐसा फॉर्मूला निकालना चाहिए जो रोज रोज हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उसको कैसे रोका जाए। और वो जब तक सर्वदलीय बैठक नहीं होगी, संसद में डिस्कशन नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो आपको डिस्कशन तो करना ही पड़ेगी। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, वहां तो सबको पता है कोई पॉलिटिकल सिस्टम तो है नहीं, या तो ISI करती है या चाइना, आप बताए चाइना के हिसाब से खेल चल रहा है। तो हमको पाकिस्तान से भी करना है और इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पे राजनीति होगी, फिर सियासत होगी, तो वो मैं नहीं उचित समझता हूँ। और किसी ने बयान दिया है तो वो कोई राजनीति नहीं है, सबको, अब अपन भी डिस्कशन कर ही रहे हैं इस स्थिति पर। लेकिन जबकि ऑनगोइंग पार्लियामेंट है, इसमें सबसे बड़ा प्रश्न है, ऑनगोइंग पार्लियामेंट में ये चीज डिस्कशन में आनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है देश की। तो इसको अगर डिस्कशन करते हैं सारे दल मिलकर और एकजुट होकर के इस पे कोई प्रस्ताव पारित करते हैं, उसके बाद कोई, मान लीजिए, प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को फुल पावर दें कि आप 1 महीने के अंदर कोई ना कोई, आपको लगता है कि ये आतंकवाद के खिलाफ आखिरी लड़ाई है? इससे पहले कि मैं अगले अपने खास मेहमान का रुख करूं, देखिए, आतंकवाद के खिलाफ आखिरी लड़ाई कोई भी नहीं लड़ सकता। ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है आतंकवाद में, क्योंकि समाज में जिस प्रकार से बदमाशियां, जैसे पड़ोसी देश है, जिस तरह से इकोनॉमिक मॉडल उनका होता जा रहा है, हमारे जो देश के दुश्मन है वो उनको कहीं ना कहीं प्रश्रय देते रहेंगे। ठीक है। उसकी तो हम जब तक कि पाकिस्तान को पूर्ण तरफ से ध्वस्त नहीं करेंगे, वो ध्वस्त जब होगा जब चाइना को रोकोगे आप, जब भी तो ध्वस्त कर पाओगे। चाइना तो मैंने कहा, ठीक है, मैसेज आपका क्लियर है, मैसेज आपका क्लियर है कि इलाज चीन का करना है, पाकिस्तान का नहीं। SP वैद साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, फॉर्मर DGP J&K। सर, लोकसभा इलेक्शन में करीब 58.58% वोटिंग हुई थी, जो इलेक्शन कमीशन ने अपना रिकॉर्ड सामने रखा था। क्या ये पोलिंग है जिससे घबराकर टेररिस्ट लोगों को डर से, लोग उस डर से बाहर आ गए जिसमें ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अक्सर अपनी बात मनवाने के लिए एक ऑरा या एक क्लाउड क्रिएट करने की कोशिश करते थे, और उनको ये लग रहा है कि अगर आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी यही सब कुछ हुआ तो वो शायद इनके आइडियोलॉजी के लिए बहुत बुरा होगा, लिहाजा इस तरीके से जो अटैक्स हैं वो किए जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर। SP वैद साहब,
नमस्कार। देखिए, ऐसा है जो आपका सवाल है, 58% जो पोलिंग हुई पार्लियामेंट इलेक्शन में, वो एक बड़ी वजह है। मैं नहीं कहूंगा कि वही सब कुछ वजह है, लेकिन इसमें बहुत सारे और भी कारण हैं। लेकिन वो एक बड़ी वजह है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना ही कैसे बर्दाश्त करेंगे कि लोगों का डर खत्म हो जाए। लोग सवेरे 4 बजे से लाइनें लगाकर, बूढ़े औरतें पोलिंग बूथ के सामने खड़े हो जाएं, और इतनी परसेंटेज, जो नेशनल एवरेज ऑलमोस्ट 60-65% होती है, उतनी पोलिंग कश्मीर में हो जाए, पिछले 35 साल में नहीं हुई। तो ये उनके दिल पे तो छुरी चलाने के बराबर है। तो ये एक बड़ी वजह बिल्कुल है, और वो नहीं चाहते कि इस तरह का असेंबली में भी रिस्पांस हो। और मैं खुद ऐसा एक वीडियो, जब मैं डीजीपी था 5 साल पहले, तो खुद इंटरसेप्ट किया है। इनफैक्ट मुझे मौका मिला प्रधानमंत्री को वो दिखाने का भी, जब हम लंच में इकट्ठे बैठे थे, तो उन्होंने देखा किस तरह से पाकिस्तान से मैसेज दिया जा रहा था कि कोई भी इलेक्शन में खड़ा ना हो, उसको टारगेट करो, उसको पोलिंग ना होने पाए। तो उनको इतना डेमोक्रेसी, क्योंकि वो अपने लोगों को डेमोक्रेसी अलाउ नहीं करते हैं, तो उन वो कैसे इस चीज को बर्दाश्त करेंगे, वो एक बहुत बड़ी वजह है। और देखिए, जिस तरह से भारत, ये कई बार कहा गया है कि ये भारत की सेंचुरी है, और जिस तरह से भारत पिछले कुछ सालों से प्रोग्रेस कर रहा है, तो इसका सबसे ज्यादा तकलीफ किसको है, आप समझते हैं? बाकी दुनिया की सारी इकोनॉमी डाउन जा रही है, इंक्लूडिंग चाइना। चाइना की इकोनॉमी की हालत देखिए, पाकिस्तान तो डूब ही गया है और टूटने के कगार पे। तो ये सबसे ज्यादा तकलीफ हमारे नेबर चाइना को है कि भारत उनके कंपटीशन में बराबर ना आ जाए ग्लोबल पावर। उसको नेचुरली वो उसको एक मौका मिलता है पाकिस्तान को यूज करने का। इसमें दोनों की सांठगांठ है। जिस तरह से हथियार आप देख रहे हैं, चाइनीज हथियार पाकिस्तान आर्मी को भी देते हैं और टेररिस्टों को भी देते हैं, और वो फाइनेंशियल मंदिर। अभी कुछ दिन पहले वहां के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ दोनों वहां गए हुए थे, और वहां वो सारी डायरेक्शन लेके आते हैं। तो ब्लीड इन पाकिस्तान की पॉलिसी तो डिक्लेयर्ड है, एक कोवर्ड वॉर है, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। 1000 कट्स, 1979 जुल्फकार अली भुट्टो यूएन हाँ, स्पीच। हाँ, तो उनका तो डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। और लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कल जो डिक्लेयर कर दिया, हमारी पॉलिसी, हमारा रिस्पांस क्या होगा कि टेररिज्म को कुचल दिया जाएगा, उसको मल्टी फ्रंट्स में हैंडल करना पड़ेगा। उसके लिए अंदर क्या एक्शन होना है, एलओसी पर क्या एक्शन होना है, और पार क्या एक्शन होना है, अब उसको स्पेसिफाई डिटेल में नहीं कर सकते, लेकिन उस पर कार्रवाई होगी। इसमें हमारे किसी भी देशवासी को शक नहीं होना चाहिए। और शेषपाल सर, मैं आपसे ये एक सवाल पूछूं इससे पहले कि मैं मेजर जनरल राजन कोचर का रुख करूं। जब आप डीजीपी रहे थे, अगर आप शेयर कर पाए, क्या तब भी चाइनीज वेपन्स की रिकवरी होती थी? देखिए, चाइनीज ग्रेनेड हम 90s में भी देखे, क्योंकि चाइना का रोल आज का नहीं है। चाइना का रोल आप देखें, नॉर्थ ईस्ट में जितना टेररिज्म चलाया, तो चाइना नॉर्थ ईस्ट के टेररिस्टों को आर्म करता था। पिछले आप 25, 30, 40 सालों से हम देख रहे हैं। चाइना आज से आपको उंगली नहीं कर रहा है। आज उसका रोल थोड़ा डिफरेंट हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया को वो हमेशा आपके खिलाफ रहा है। और मैं सरप्राइज्ड हूं कि हम वन चाइना पॉलिसी को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। चाइना ने इस तरह से तिब्बत को कब्जा किया और जबरदस्ती आप उनको, उनका कल्चर खत्म कर दिया, उनको कुचल दिया। और किस तरह से आप आए दिन देखते हैं कि यहाँ बॉर्डर पे एलएसी पर किस तरह से उंगलबाजी करता रहता है। तो उसका आप देखिए, भारत को जो परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर जब भी बनने का प्रपोजल आता है, उसको तकलीफ होती है। जब आप टेररिस्ट डिक्लेयर करते हैं किसी को ग्लोबल टेररिस्ट, तो उसमें वो बीटो लगाता है। तो चाइना को तो बहुत बड़ी तकलीफ है आपसे, और हम उनके साथ ये जो है ट्रेड और वो हर चीज
करते हैं $100 बिलियन का। तो आप, मैं समझता हूँ वक्त आया है कि एक हार्ड लाइन लेने की जरूरत है चाइना के। एग्जैक्टली दो स्टेटमेंट ऐसे आ गए हैं कि अब चीन को लेकर जिस तरीके से चीन के एप्स को बैन किया गया, जिसके जरिए चीन बहुत ज्यादा फॉरेन करेंसी या अपनी इनकम लेता था भारत के जरिए, क्योंकि भारत के पास एक बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है, उसके जरिए वो एप्स बैन होने से बहुत नुकसान भी चीन का हुआ, लेकिन बड़े नुकसान की अब बात है, वो भी आर्थिक तौर पर। मेजर जनरल राजन कोचर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, और जब मेजर जनरल आप जुड़े हुए हैं, एक लंबा वक्त आपका सर्विंग कर रहा होगा, एंड आई डोंट डाउट कि आप जम्मू कश्मीर में ना रहे हो। मेरा सवाल आपसे सीधा, चीन और पाकिस्तान की जो मिली भगत सामने आ रही है, इस आतंकवाद के उभार के पीछे केवल पाकिस्तान को मैं जिम्मेदार नहीं कह सकता, क्योंकि पाकिस्तान जिस हालत में आज की दौर में है, उसकी तो नफरी उसकी आर्मी की इतनी नहीं है कि वो अपने सारे सेक्टर पर प्रॉपर तरीके से फोर्स लगा पाए और टीटीपी से भी मुकाबला कर पाए। क्या एलएसी पर भारत की आर्मी ने जिस तरीके से चीन को कड़ा जवाब दिया और अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, जिससे चीन एलएसी पर परेशान है गलवान के इंसिडेंट के बाद, लिहाजा चीन ने पाकिस्तान को बैक करते हुए ऐसे इंसिडेंट, ऐसे फनी एडवेंचर जम्मू कश्मीर, खास तौर पर जम्मू रीजन पे कराने की कोशिश की, जिससे भारत परेशान होकर यहां पर अपनी फोर्स का रुख करे और चीन को आराम मिले। मेजर जनरल राजन कोचर, क्या ऐसा हो सकता है या है? देखिए, मैं 2 बार जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टेड रहा हूँ, और मुझे वहाँ के एंड स्पेशली जब टेररिज्म एक अपनी पीक पे था, जब आप जानते हैं कि 94 से 98 तक जो 2 टेन्योर्स रहे हैं मेरे वहाँ पे, तो अभी हम ये सिचुएशन अपना देख रहे हैं। देखिए, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आज पाकिस्तान को स्टेबिलिटी कौन दे रहा है। अभी हाल ही में एक आईएमएफ लोन $7 बिलियन का पाकिस्तान को सैंक्शन हुआ है। अब यूनाइटेड स्टेट्स का भी आपको रोल भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि भारत के साथ यूनाइटेड स्टेट्स अच्छे रिलेशन रखता है। साथ साथ उसने पाकिस्तान को FATF की लिस्ट से भी बाहर किया है, और उसके बावजूद आज हम देख रहे हैं पाकिस्तान किस तरीके से टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, और हमारे बॉर्डर्स में इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, और इतना एक 50 से ऊपर का ग्रुप ऑलरेडी इन्फिल्ट्रेट कर गया है। और ये जुलाई के महीने में हमने देखे हैं कि इतने सारे इंसिडेंट्स हुए हैं हमारे इंडियन आर्मी के फोर्सेस के अगेंस्ट। और चाइना की इन्वॉल्वमेंट देखिए, आज जो POK में है, चाइना एक बहुत बड़े तरीके से POK में ऑलरेडी आ चुका है। जो उसके इसको मिसाइल बेसिस हैं गिलजित बल्किस्तान में, वो कोई जानकारी जो है वो सबको है, और चाइना ने अपनी सोल्जर्स भी वहाँ पे तैनात किए हुए हैं, उनके मिसाइल बेसिस भी हैं, और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्रुप चाइना ने बनाया है पाकिस्तान के लिए। और ये जो भी हम टेक्नोलॉजी अभी देख रहे हैं, आप 2 साल पुरानी की एक न्यूज़ है कि एक पाकिस्तान आर्मी का एक डेलीगेशन चाइना गया था, और वहाँ पे पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप का जो ट्रेनिंग हुई थी, उसके बाद चाइना ने मदद की है पाकिस्तान आर्मी को वो ग्रुप को जो ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पूरा चाइना बेस्ड है, पूरी टेक्नोलॉजी चाइना से है। अब चाइना के अगेंस्ट आप क्या एक्शन कर सकते हैं? अब आप देखिए, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज हमारी जो फौज तकरीबन 11 लाख के करीब है आज की डेट में, पाकिस्तान की फौज 6 लाख है, और चाइना की फौज 18 लाख है। तो अगर हम एक 2 फ्रंट वॉर की बात करते हैं, तो कैपेबिलिटी भी आपको अपने में वो पैदा करनी चाहिए कि आप चाइना को चुनौती दे सकें। दूसरा, $133 बिलियन का लास्ट ईयर ट्रेड चाइना के साथ हुआ है। अब हमारी जो इकोनॉमी है वो इमीडिएटली सस्टेन नहीं कर पाएगी अगर हम
अपना ट्रेड चाइना के साथ बंद कर दे, और तभी भारत चाइना के साथ इतनी कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहता इस स्टेज में। आपने देखा होगा डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स भी जो भारत की आ रही है वो इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स नहीं है। और आपने वन चाइना पॉलिसी का जिक्र किया तो वो अभी दूर की बात है, इंडिया उसके पास जाएगा भी नहीं ऐसी कोई स्टेटमेंट देने के लिए। तिब्बत के ऊपर भी इंडिया ने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी अभी तक जो चाइना को नाराज कर सके, क्योंकि बैकडोर डिप्लोमेसी जो है चाइना और इंडिया के बीच में चल रही है, बिकॉज इंडिया भी नहीं चाहता एक कन्फ्रंटेशन हो, एक लड़ाई हो। आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर को सुना है दैट दिस इज नॉट अ ईरा ऑफ वॉर, तो इसको मोदी जी भी नहीं चाहते कि लड़ाई के लिए हम इसको चल पड़े। जब तक हमारे ऊपर अटैक नहीं होगा शायद इंडिया नहीं अटैक करेगा। और ये जो कार्रवाई जो हो रही है जम्मू एंड कश्मीर में, पाकिस्तान जो अपना कर रहा है, ये बेसिकली सितंबर में जो इलेक्शंस है वो नहीं चाहता इलेक्शन। एक यूनाइटेड स्टेट्स की एडवाइजरी भी इशू हो गई है, उनने अपने नागरिक को बोला है कि जम्मू एंड कश्मीर में ना जाए। तो इस तरीके की माइलेज पाकिस्तान लेना चाह रहा है और एक दहशत इस एरिया में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है ये इसमें इसको सक्सेस मिलेगा। अगर आप ये बॉर्डर एक्शन टीम की बात करें, ये 2-3-4 लोग हैं जो एक हिमाचल सेक्टर में जो अटैक हुआ है और हमने इनका एक टेररिस्ट मारा भी है। एक जॉइंट पाकिस्तान आर्मी का एक स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है, एसओजी बोलते हैं, एसएसजी भी बोलते हैं उसको, ये इनके साथ टेररिस्ट के साथ मिलके ये एक बॉर्डर एक्शन टीम बनाते हैं और ये काफी सालों से ये हो रहा है। ये पहली बार नहीं है कि ऐसी बैट ने जो ऐसा एक्शन किया है। मेरे पास स्टैटिस्टिक्स है, 2017 में हुआ था, 18 में हुआ था, 19 में हुआ था, 20 में हुआ था, जिसमें हमने इनके काफी लोगों को मारा भी है। और हमारी अपनी फौज की घातक प्लेटून होती है जो इसका इक्विवेलेंट है, और वो पाकिस्तान में जाके इस रावलकोट पे मैं समझता हूं क्योंकि आप लोग सब सीनियर ऑफिसर्स हैं, सीनियर लोग हैं। ये चीजें कि हम क्या एक्टिविटी करने वाले हैं, ये चीजें कि हम जवाब कैसे देने वाले हैं, ये एडवर्टाइज देकर नहीं की जाती है। इस गंभीरता को मैं समझता हूं और आप लोगों के जवाबों में अगर वो दिखती है तो उसका सम्मान भी करता हूं। लेकिन उत्पल जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट के तौर पर उत्पल जी जुड़े हुए हैं। उत्पल जी, जो कुछ भी आज जम्मू में हो रहा है, पीर पंजाल के इस तरफ जो कुछ हो रहा है, और पिछले कुछ दिनों से पुंछ का, रियासी का, कठुआ का, या फिर जम्मू के आईबी वाले पठानकोट की तरफ से जो जानकारी मिली थी कि 7 लोग वहां पर अनजान लोग जो कि बैग लटकाए हुए जम्मू की तरफ बढ़े थे, इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। क्या आपको लगता है कि ये एक प्रैक्टिस है पाकिस्तान की तरफ से नॉर्थ कश्मीर को एक बार फिर से दहलाने की? क्योंकि जम्मू रीजन माना जाता है वो पाकिस्तान के साथ, क्योंकि आई डोंट डाउट इन सेइंग कि मेजरली हिंदू डोमिनेटेड है, लिहाजा पाकिस्तान उसमें अपनी सोच को थोप नहीं पाता। लेकिन अगर वो जम्मू में ये चीजें कर रहा है तो वो कश्मीर में ऐसा करने की तैयारी कर रहा है। उत्पल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपको बता दूं कि कश्मीर में पिछले 2-3 साल से ऐसा लग रहा था कि हालात बिल्कुल बेहतर हो रहे हैं, इसलिए जो अभी लगभग 60%, 55% ये इलेक्शन हुआ, इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ओपनली कैंपेनिंग हो गई और पाकिस्तान को फॉर लास्ट 34 ईयर जो एक नैरेटिव उन्होंने बनाया था, उस नैरेटिव को डिफीट हो गया। जो वो एक इंडिपेंडेंस और इस्लामिक कश्मीर बनाने का जो सपना था पाकिस्तान को, जो उन्होंने कुछ लोगों को कश्मीर में भी उसका सपना दिखाया था, उसकी टोटली डिफीट हो गई। और अब जब कश्मीर में टूरिज्म भी ठीक ठाक हो रहा है और इन्वेस्टमेंट जो कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए लगभग 50,000 करोड़ भी आ गए और लोगों को लग रहा है कि आप पत्थरबाजी नहीं है, आप कुछ नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है कश्मीर में। अभी मैं 12 दिन कश्मीर में था और मैं कुपवारा भी गया और बॉर्डर के इलाके भी मैंने देखे।
जिस तरह से कश्मीर में चार चौबंद है, बहुत ही तरीके से सतर्क है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जो बाकी एजेंसीज बहुत जबरदस्त तैनात है। अमरनाथ जी की यात्रा बहुत अच्छे से हो रही है। लगभग 6.5 लाख यात्रियों ने अभी तक यात्रा की है। तो वो जो पीस जोन अभी तक था, जहां पर ज्यादा कुछ आतंकवादी एक्टिविटियां नहीं हो रही थी, मोस्टली ये वैली और अराउंड वैली आतंकवादी घटनाएं होती थी, तो इन्होंने पुंछ, रजौरी, डोडा, रामनगर, रियासी इन ऐसे आइसोलेटेड जगहों को उन्होंने, जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ में लगती है, वहां पर उन्होंने आइसोलेटेड तरीके से टारगेट शुरू किया। तो वो दे आर शिफ्टिंग देयर गोल पोस्ट, अपना गोल पोस्ट जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो मानना है वो, क्योंकि मैं हम कोई 35 साल से पाकिस्तानी आतंकवाद से त्रस्त नहीं है। अगर हम पंजाब को भी मिला ले तो हम 45 साल से हम त्रस्त हैं पाकिस्तान से, और हमको कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेनी पड़ेगी। they are Chinese are supporting them. Everybody knows that. चाइना उनके साथ में है और चाइना उनको यूज कर रहा है, और पाकिस्तान को लग रहा है कि वो चाइना को यूज कर रहा है क्योंकि उनको उनके आर्म्स, उनका फाइनेंशियल हेल्प और बहुत सारी चीजें हुई। अब ये देख लीजिए, एक जो अभी यूएस ने एक एडवाइजरी निकाली, और एडवाइजरी का मतलब होता है कि कोई भी अमेरिकन या उन कंट्रीज का, यूरोप के कई देशों ने एडवाइजरी दी है कि कश्मीर नहीं जाना है, नॉर्थ ईस्ट नहीं जाना है। उसका मतलब होता है कि अगर कोई अमेरिकन कश्मीर जाए और उनको कुछ हुआ, उनको किसी भी किस्म का इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। और कश्मीर को पिछले 34 साल से जो मैं कैलकुलेट कर रहा था, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। और कश्मीर की जनता और कश्मीर के लोग जो टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, जिनको टूरिज्म की नॉलेज है, उनको पता होना चाहिए, और उनको पाकिस्तान को बिल्कुल नफरत इस बात की करनी चाहिए कि उन्होंने हमारी रोजी रोटी पर कैसे लात मारी। क्योंकि कश्मीर में हर साल 4 से 5 लाख यूरोप और अमेरिका के टूरिस्ट आते हैं। मैं इसी पर आता हूं। वरुण पुरोहित जी, बीते साल की तुलना में जो घाटी की बात करें, मैं कश्मीर घाटी की बात कर रहा हूं, 17 से 18% ज्यादा यहां पर टूरिस्ट आए हैं, जिसमें फॉरेन टूरिस्ट भी इसमें शामिल हैं। क्या इससे आपको लगता है कि इंटरनेशनली जो संदेश जा रहा था वो पाकिस्तान और टेररिस्ट के वर्जन को कमजोर करता था, लिहाजा ये सारे आतंकवादी हमले एक साथ फॉरेन एजेंसीज के जरिए चीन, पाकिस्तान और टेररिस्ट का मिली भगत के तौर पर बढ़ाए गए हैं? क्या आप ये मानते हैं? मैंने तो शुरुआत में कहा, इकोनॉमिक, जब तक वर्ड मैंने यूज किया इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक को जब तक आप नहीं ठेस पहुंचाओगे, वो भी इकोनॉमिक वॉर ही कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, विदेशी पर्यटक नहीं आएंगे, इकोनॉमिक लॉस होगा भारत को। मैंने यही स्ट्रेस किया, आप जब तक चाइना से इकोनॉमिक इम्बैलेंस को कम नहीं करोगे, आप ठीक है, आप इमीडिएट, कोचर साहब ने बताया भाई नहीं कर पा रहे हो, आप थोड़ा थोड़ा करो, हर 2 महीने में 3 महीने में से डरने की क्या बात है चाइना से? अगर आप चाइना से बिजनेस बंद कर दोगे तो आपको डर किस बात का है? जरूरी थोड़ी हम चाइनीज लाइट से ही बैठे रहेंगे, चाइना से कोई इंपोर्ट मेडिसिन की जो रॉ मटेरियल आता है उसी से आप करोगे। ऑल्टरनेट बनाइए, बंद करिए। आपको 10 साल तक बैठे रहोगे जब तक चाइना आपका कितना नुकसान कर चुका होगा। चाइना बांग्लादेश में घुस गया, बर्मा में घुस गया, मालदीव में घुस गया, श्रीलंका में घुस गया, इंडियन ओशन में जहां कोई विदेशी जहाज आने से डरता था, आज वहां घुसता जा रहा है। तो हमको उसको तो रोकना ही पड़ेगा। जब तक आप चाइना को नहीं रोकोगे, पाकिस्तान तो पिद्दी है, मैं कह रहा हूँ, चाइना पिद्दी है, इसको कभी भी भारतीय फौजें खत्म कर सकती है क्या? भाई भारतीय फौज ने तो कश्मीर में भी आतंकवादियों के खिलाफ एक फोर्स बनाई हुई है, लद्दाख के लिए भी अलग फोर्स बनाई हुई है, तो सेना का तो सब काम तैयार है। ये हमको देखना है, पॉलिटिकल लोगों को देखना है। मैंने कहा फिर संसद ऑनगोइंग है, इस पे डिस्कशन होना चाहिए। कश्मीर की आर्थिक रूप से हमला करना होगा। मैं आता हूं आरएस पठानिया साहब, आपका भी रुख करूंगा। एसपी वैद साहब, आपने तो बड़े लंबे समय तक जम्मू कश्मीर को नजदीक से देखा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो पर्यटन पर, जो टूरिज्म पर ये एक बड़े हमले करने की जो कोशिश हुई, जैसा अभी वरुण पुरोहित भी बता रहे थे कि आर्थिक रूप से हमारी नाकेबंदी करने की कोशिश की जा रही है, क्या आपका अनुभव कहता है कि इन हमलों से टूरिज्म पर असर पड़ेगा, या जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक आ रही थी उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही? क्योंकि जो मेरी जानकारी है, गुलमर्ग में जो घोड़े वाले हैं वो भी टूरिज्म के चलते एक दिन में 3-3 हजार रुपए तक कमाना शुरू कर चुके थे। बिल्कुल कमाना शुरू कर रहे थे। आप देखिए कश्मीर में किस तरह का टूरिज्म
पिछले एक दो सालों से इस तरह से 370 के बाद जो हालात बदले हैं, आप देखिए वहाँ होटल में रूम नहीं मिलता है। वहाँ जो नॉर्मल 4-5 हज़ार रुपए का कमरा होता था होटल में, उसके लिए 20-20 हज़ार रुपया चार्ज होता है। इतनी वहाँ हालत, इवन मेरे जैसा आदमी जो यहाँ का डीजी फिर अरेंज करने में दिक्कत होती है मुझे। तो आप इमेजिन करें, इतनी ऑक्यूपेंसी है, 100% ऑक्यूपेंसी, आपको वहां होटल का एक रूम अवेलेबल नहीं। इतना अब ये चीजें ये इकोनॉमी में जब लोग इस तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसमें हर शोबे को फायदा होता है। और टैक्सी वाला भी कमाता है, रिक्शे वाला कमाता है, हाउस बोट वाला कमाता है, हैंडीक्राफ्ट्स वाला कमाता है। तो ये सारी ऊपर से 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, दुबई से इन्वेस्टमेंट, आपका जिस तरह से डेवलपमेंट पुश प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट ने दिया, आपका आप देखिए IIT, एम्स जम्मू में हमलों का सर इस पर असर पड़ेगा? तो उसका क्या किसका? जम्मू में जो टेररिस्ट अटैक हुए, पुंछ में, रियासी, कठुआ में। देखिए ऐसा है, जब इस तरह के अटैक होते हैं उसकी न्यूज मीडिया में पूरे इंडिया जाती है और इंटरनेशनल जाती है। आपने जिस तरह से G20 किया, आज आप जो इंटरनेशनल टूरिस्ट देख रहे हैं, G20 का एक क्लियर मैसेज गया और कश्मीर में कि हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं, आप आइए। लोगों ने देखा कि हर कंट्री से लोग आए थे उसमें मीटिंग में। तो ये सारी चीजों का जब एडवर्स पब्लिसिटी होती है अटैक से, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, टूरिस्ट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो यही इकोनॉमी को आप एडवाइजरी, आप जिस तरह के अमेरिका इशू कर रहा है उसको देख के जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी इशू करेंगे, तो इसका असर ऑब्वियसली टूरिज्म पर पड़ता है। अच्छा शेषपाल सर, क्या आपको लगता है टेररिज्म जो इस वक्त दिखाई पड़ रहा है, क्या ये बुझने से पहले जैसे दिया फड़फड़ाता है वो है, या आप कुछ और समझते हैं? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए ऐसा है, टेररिज्म जो मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान में जब तक पाकिस्तान तो एक टेररिज्म की फैक्ट्री है, वो द ओनली थिंग दे प्रोड्यूस इज टेररिस्ट। तो आपका वो अनफॉर्चुनेटली नेबर है, उधर से चाइना है, उसकी शय है, उसकी मदद है, उसके पैसे हैं, उसकी ड्रोन्स हैं, उसके हथियार हैं। और पाकिस्तान की फौज भारत की फौज से लड़ सकती नहीं, उनमें क्षमता नहीं है। उन्होंने 65 में भी देखा, 71 में दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर किया, और कारगिल में आपने देखा भारत की फौजों ने कैसे उनको उधेड़ा। इतनी हाइट्स पे उनकी रेगुलर आर्मी बैठी हुई, उसके बावजूद भारत की सेना ने कैसे उनको उधेड़ा। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शन थी कि आपने LOC क्रॉस नहीं करनी है एयरपोर्ट्स। तो इस स्थिति में जब आपको मालूम है कि ऊपर बैठे हुए हैं और आपके लिए 100% डेथ है, मैं सैल्यूट करता हूं भारत की फौज के उन अफसरों और जवानों को जिन्होंने उस मौत के सामने परवाह नहीं की और अपनी जान की कुर्बानी की। सर आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, मैं बुरा मत मानिएगा, इस पर मेरे दिल में सवाल बहुत पहले से था। आपने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था LOC क्रॉस नहीं करनी थी। क्या ये भारत की बहुत बड़ी गलती थी सर? मैं तो मानता हूं उस वक्त के हालात थे, शायद उस वक्त के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लेट मिस्टर वाजपेयी, उन्होंने सोचा कि लिमिटेड वॉर है, इसको वॉर नहीं कहा गया, लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट कहा गया, तो उसको फुल फ्लैज्ड वॉर नहीं माना गया कारगिल को। तो उसमें वो नहीं चाहते थे कि ये फुल फ्लैज्ड वॉर हो जाए। शायद उनके इस फैसले के पीछे, कैबिनेट के इस फैसले के पीछे ये दिमाग में रहा होगा। लेकिन अगर क्रॉस कर लेती सर तो आज हालात दूसरे होते, मानते हैं आप? बिल्कुल मैं मानता हूं। बड़ी बात कह रहे हैं वैद साहब। मेजर जनरल राजन कोचर, जंगलों में टेररिस्ट हैं, जम्मू कश्मीर के जंगलों को, जम्मू कश्मीर की टेरेन को आप दो लोगों से ज्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता। शेषपाल वैद सर मेरे साथ हैं और आप हैं, बहुत बेहतर समझ रहे होंगे। मेरा सीधा सा सवाल है, ये टेररिस्ट बैठे हुए हैं या पाकिस्तानी रेगुलर्स हैं टेररिस्ट के भेष में, ठीक उसी तरह से जैसे कारगिल की पहले पाकिस्तानी आर्मी आकर तोलोलिंग पर या टाइगर हिल पर आकर बैठ गई थी? देखिए, अगर हम
कश्मीरी मिलिटेंट्स या टेररिस्ट की बात करें तो हमने ये पहले भी देखा है और हमारा पास एक्सपीरियंस रहा है कि उनमें इतनी क्षमता नहीं है फौज का सामना करने के लिए। और जब भी एनकाउंटर्स हुए हैं, लंबे हुए हैं, और उनको हमने स्ट्रेटजी लेके आए हैं जिसको बोलते हैं शूट एंड स्कूट। इसका ये मतलब है कि फौज दागो के और साथ भूल जाओ। हाँ, ये इसको उलझना नहीं चाहते फौज के साथ। ये पहले अपना फायर करेंगे, 2-3-4 अपनी कैजुअलिटीज हो जाएंगी फौज को, और ये भाग जाएंगे। तो इसीलिए अभी जो, और इनकी जो ट्रेनिंग भी है, अब आप देखिए जंगलों में महीने से ये लोग रुके हुए हैं और इनको लोकल सपोर्ट भी बहुत मिल रहा है। तो जो हमारा मेन फोकस होना चाहिए, ये जितना भी लोकल पॉपुलेशन है जो इनको सपोर्ट कर रही है, हमारे अपने लोग हैं जो गद्दारों की तरह अपना काम कर रहे हैं, और इनको पूरा इसको लॉजिस्टिक सप्लाई इसको मिल रहा है। और हाल ही में हमने ऐसे काफी लोगों को पकड़ा भी है, और ये एनिमी एजेंट एक्ट भी निकला है उसके लिए कि भाई इसके अब स्ट्रॉन्ग एक्शन हमको इसको लेना है, बिकॉज एनिमी एजेंट एक्ट में या तो उम्र कैद है या तो फांसी है, तो और कोई उसमें पनिशमेंट ही नहीं है। तो इससे एक डेटरेंस मिल रहा है। बट हमको अपनी जो ये एरियाज हैं, हमको अपना इंटेलिजेंस का अपना सिस्टम है उसको हमको उसको मजबूत करना होगा। और मेरे ख्याल से, मेरी भी जानकारी है कि आर्मी का वो नेटवर्क शायद कहीं लूज हुआ है, ढीला पड़ा है। आरएस पठानिया, सीज फायर हम इस वक्त चल रहा है भारत पाकिस्तान के बीच में, ये सीज फायर क्या हमारे हाथ रोक रहा है? क्योंकि पाकिस्तान तो नॉन स्टेट एक्टर्स कह के अपने हाथ झाड़ लेता और कर वही रहा है जो पाकिस्तान चाहता है। हम क्यों ढो रहे हैं सीज फायर को? जी, ऐसा है कि मैंने कहा कि एक निर्णायक लड़ाई भारत आतंकवाद के विरुद्ध लड़ रहा है, जिसका बहुत बड़ा मैं आपको रोकना नहीं चाहता, लेकिन ये क्यों नहीं माना जाता है कि एक भी ड्रोन अगर एलओसी पार करके इधर आता है तो वो सीज फायर वायलेशन है, एक भी टेररिस्ट इधर आता है तो वो सीज फायर वायलेशन है। बंदूकों का गरजना या खामोश होना, यही क्यों सीज फायर से जोड़ा जाता है? जी, मैंने कहा आपको, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान बार बार इस सीज फायर का उल्लंघन भी कर रहा है, और इस सीज फायर जो डिक्लेरेशन है दोनों तरफ से बाइलेटरल, इसका नाजायज फायदा भी ले रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस बार का जो केंद्र सरकार ने जो बजट इस बार पास किया है, सबसे बड़ी जो एलोकेशन 4,54,000 करोड़ का जो एलोकेशन है वो डिफेंस को दिया गया है। जिसका मतलब कि मैंने कहा कि भारत के नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा सरकार के लिए प्राथमिकता है। अब जो एक सेंटिमेंट उभर के आ रहा है, जैसे आप बता रहे हैं, इस सेंटिमेंट में डिटेल मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले किस स्तर पे, किस लेवल पे, और किस, जिसे कहते हैं एक वजन का, किस वेट का, किस दिशा के कदम उठाए जाने, मैं आश्वस्त करना चाहूंगा पैनल को और दर्शकों को भी कि हर लेयर पे, हर दिशा पे, हर स्तर पे और हर वजन पे, जिसे कहते हैं, चलिए, बहुत अच्छा कदम उठाए जाएंगे। एक बार हमारे दर्शक भी आश्वस्त हो जाएंगे। एसपी वैद सर, पाकिस्तान कौन सी भाषा समझता है? आपका लंबा अनुभव रहा है। पाकिस्तान, पाकिस्तानी रेंजर्स, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी थिंक टैंक या आईएसआई, ये कौन सी भाषा समझते हैं और हम उस भाषा में बात क्यों नहीं करते? देखिए, पाकिस्तान को मैं कहता हूँ रोग स्टेट है, और वहाँ सारा कुछ रावलपिंडी से चलता है। और पाकिस्तान लैंग्वेज तो वही समझता है जो आपने 71 में की, जो आपने 65 में की, या जो कारगिल में की। उसको जब तक उनकी आर्मी को हिट नहीं करोगे, जब तक उनके अंदर नहीं हिट करोगे, दे डोंट अंडरस्टैंड, दे हैव नो मोरल। उनका, वो अपने लोगों से झूठ बोलते हैं। उनके जनरल बिजनेसमैन ज्यादा है, वो डॉलर देख के कुछ भी करेंगे, वो चाहे डॉलर चाइना दे दे या यूएसए दे दे। वो मुझे एक आर्मी का चीफ बताइए जो पाकिस्तान में सेटल्ड है। जनरल कियानी ने तो आइलैंड खरीदा हुआ है, हमारे जनरल्स की तरह नहीं है, 3 बेडरूम फ्लैट में रहते हैं यहाँ नोएडा में। तो पाकिस्तान का वहां कोई मॉरल कैरेक्टर ही नहीं है, वो तो कुछ भी करेंगे। उनकी आर्मी इज फॉर सेल,
डॉलर फेंकिए, जो मर्जी करवा लीजिए। सर एक सेंटेंस में बताइए क्या ऐसा करना चाहिए, वो कौन सी लैंग्वेज समझता है और हम उस लैंग्वेज का इस्तेमाल कैसे करें? Hit them hard where it hurts them. Exactly. Hit them and hit them hard where it difficult, where it gives them problem. और पाकिस्तान को इस लैंग्वेज को समझाने में अगर हमें वक्त लग रहा है तो बिना किसी दिक्कत के ये कहना होगा कि कहीं बहुत तैयारियों में ही कोई खोट है, क्योंकि ये बड़े अधिकारी अगर सीधा इशारा कर रहे हैं तो हल उसी